नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हाल ही में ट्रंप के बारे में कुछ ऐसे बयान आप लोगों ने और हमने डिस्कस किए थे जिनसे लगभग ये लगने लगा था कि ट्रंप पगला गए हैं। ट्रंप के पगलाने के कुछ फीचर्स देखे थे हमने। उन फीचर्स में ये पता लगाया था कि ट्रंप ने एक ऐसे सार्वजनिक समारोह में इस तरह की बातें की थी जो अमेरिका जैसे लोकतंत्र के प्रवर्तक रहे या फिर डेमोक्रेसी के लिए अपने आप को स्टैंडर्डाइज करने वाले देश के राष्ट्रपति पर शोभा नहीं देता। ट्रंप ने कुछ समय पहले कुछ ऐसे बयान दिए थे जिनके चलते आप और हमने इस विषय पर पहुंच करके कंक्लूड किया था कि ये अब मैड हो चुके हैं या फिर उसका नाटक कर रहे हैं। इसे एक मैडमैन थ्योरी के रूप में हम लोगों ने और आपने डिस्कस किया था। कहा था कि रिचर्ड निक्सन कुछ इस तरह की हरकतें किया करते थे। हमने बताया था जिस तरह से ये बात करते हैं, कह रहे थे कि भाई अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो, फिर चाहे सेक्स की ही बातें कर लो। ये आपके सामने हमने चर्चा में लिया था सेशन। फिर ये उसी सेशन में एक जानकारी और दिए थे उस जानकारी के सत्र में, और कह दिए थे कि साहब क्राउन प्रिंस जो हैं सऊदी के, उनके द्वारा मतलब ये अश्लील भाषा है, आप खुद ही पढ़ लीजिए। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अपने बयान में ये तक कहा था कि देखो भाई, मैं हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलवाऊंगा, जिसको खुलवानी है खुलवा लो, हमारे पास तो बहुत तेल है। हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलवाकर इन्होंने दुनिया को यह कहा था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में तेल है, मैं हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलवाना। इसका मतलब सिंपल था कि साहब अमेरिका ईरान से पीछे हट रहा था। ये सारे के सारे प्रयास भी जब हो रहे थे तब भी मैं आपसे एक ही लाइन बोल रहा था कि ये कुछ और नहीं अपितु प्रेशर पैदा करने की तकनीक है। पहले दुनिया पर प्रेशर पैदा करो, सीज फायर की बात करो, फिर हमले की धमकी दे दो। ये सारी वो हरकतें हैं जो मैडमैन में एक सेट बैठती हैं कि अपने आप को अनप्रिडिक्टेबल रखो। आज इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, असल में कल किया इन्होंने। आप और हम आज सेशन कर रहे हैं, हालांकि हमने ट्विटर पर इसे कल ही अपडेट कर दिया था, इंस्टाग्राम पर भी अपडेट कर दिया था, पर आज डिटेल में कल के बाद आज के सारे युद्ध अपडेट्स को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। कल शाम को इनका एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट के अंदर ये जिस तरह की बातें बोलते हैं, शब्द है क्रेजी बास्टर्ड। इस तरह की बातें ये ईरानियंस के बारे में बोलते हैं और जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो शब्द पढ़ा लिखा पढ़ा जा सकता है, बोलने में फिर से बड़ा ही अश्लीलता का भाव पैदा करता है। ये एफ वर्ड और ये बी वर्ड के जो शब्द हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ईरान के खिलाफ यूज किए गए, जिसे अनहिंज्ड मैड मैन कह करके अखबारों ने भी लिखना शुरू कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, द गार्जियन न्यूज पेपर जो काफी प्रतिष्ठित अखबार है, उसने भी अब इस नाम को मैडमैन को उठा लिया है। आप और हमने इस पर डिटेल चर्चा की थी, पगला गए हैं ट्रंप। इसके बाद में बहुत सारे न्यूज चैनल्स के साथ मेरा जब इंटरव्यू हुआ तब मैंने इस बात को बहुत तेजी से रखा कि हम इसको पागल क्यों कह रहे हैं। अब फाइनली ये हेडलाइन है अनहिंज्ड मैडमैन। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? ट्रंप के बारे में बात हो रही है। क्या पगलाने की हरकत की इन्होंने? अगर तारीख के साथ चलते हुए देखा जाए तो साथियों, इन्होंने कुछ इस तरह की लाइन लिखी, ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे। ये याद है, ये वही वाला पावर प्लांट है जिसके बारे में इन्होंने शुरुआत में जब तोड़ने की धमकी दी थी तब ईरान ने कहा था कि मैं डिसैलिनेशन प्लांट तोड़ दूंगा, आपके पश्चिम एशिया के मित्र राष्ट्रों के पावर प्लांट पर हमला करा जाएगा ट्यूसडे के दिन, और ब्रिज डे मतलब पावर प्लांट और पुलों पर हमला होगा। ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान, देयर विल बी नथिंग लाइक इट, ओपन द एफ वर्ड स्ट्रेट यू क्रेजी बी वर्ड, और यू विल बी लिविंग इन हेल। ये जो शब्द और इसके अंदर भाषा की मर्यादा का उल्लंघन इन्होंने किया, ये घटना 5 अप्रैल 2026 की है। अब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये बहुत गुस्से में रहे होंगे, कहा कि या तो तुम वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। अब इस बात का विश्लेषण एक बार के लिए किया जाए तो एक सीधी सी बात पता चलती है, फिर हम और डिटेल में चलेंगे कि अभी फिर से इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया है। यही ट्रंप आज से 2 दिन पहले कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास बहुत तेल है, चिंता की कोई बात नहीं है। अब इन पर प्रेशर फिर से पड़ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, और ये फ्रस्ट्रेशन में ईरान को भला बुरा कह रहे हैं, अश्लीलता का प्रदर्शन बातों में कर रहे हैं। इसके बाद में ईरानियंस इनके मजे लेने उतर आए और उन्होंने कहा सॉरी सर, हम चाबी भूल गए, हम चाबी फ्लावर पॉट के नीचे रखकर बैठ गए। उसका भी आज डिटेल विश्लेषण करेंगे। ईरानियंस ने इनकी धमकी को दरकिनार करते हुए इजराइल के शहर हाइफा पर हमला कर दिया और वहां पर 2 लोगों की जान चली गई। ये एक बड़ी सुर्खी बनी। इसी बीच में एक सुर्खी और है जिसके ऊपर डिटेल चर्चा होगी, और वो ये कि खमनेई के चले जाने के बाद मुज्तबा खमनेई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर बने, लंबे समय से दिखाई नहीं दे रहे थे, अचानक इनको आज देखा गया।
एक कमांड सेंटर में जिसमें ये दिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमले की प्लानिंग करते हुए दिखाई दिए। इन सभी बातों का आज के सेशन में विश्लेषण होगा। लेकिन जहां तक बात हो ट्रंप की धमकी की, तो वो ट्रंप की धमकी एक दिन सरक गई है। वो एग्जीक्यूट हो जानी थी मंडे के दिन, अब वो ट्यूसडे के दिन के लिए स्थगित कर दी गई है और ये ईस्टर्न टाइम लिखकर की गई है। इसका मतलब है कि आप जब भी इनके ट्वीट पढ़ें तो 11 घंटे इसमें जोड़ लें, तब जाकर आपको भारतीय समय लगेगा। तो अगर 8 PM ट्यूसडे बोला गया है तो वेडनेसडे के अंदर सुबह की तरफ 7 AM के आसपास आप कुछ भी बड़ी सूचना सुनने को मिल सकती है। तो ट्रंप का ये ट्यूसडे प्लान क्यों हुआ, पहले जो घटना हो जानी थी मंडे के दिन वो ट्यूसडे को क्यों हो गई शिफ्ट, 24 घंटे का समय क्यों दिया गया, इन सारी बातों पर आज डिटेल में तब से लेकर अब तक की सारी घटनाओं को संचित करके आपके सामने लेकर मैं हाजिर हूं। बढ़ते हैं आगे। साथियों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम आपके पास इंस्टेंट अपडेट लाते हुए YouTube पर वीडियो नहीं लाते। इसका तर्क होता है कि YouTube पर बहुत सी बातें इकट्ठी हो, तब एक ही बार में आपको सारी बातें बता दी जाएं। लेकिन आप अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो ये मेरा ट्विटर हैंडल है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मेरे द्वारा जैसे ही कोई घटना आती है उसे वेरीफाई करने के बाद अपलोड कर दिया जाता है। आप वहां से इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके सामने 2 खबरें हैं, एक बार के लिए इन दोनों खबरों को रिलेट करिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से ये दोनों बातें डिस्कस की थी। आपको याद होगा बीते दिन हमने आपके सामने चर्चा करते हुए कहा था कि ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ये 5 अप्रैल का सेशन था। हमने जिस दिन किया था 4 अप्रैल की बात को 5 अप्रैल को आप तक पहुंचाया था। ट्विटर पर हम सेम डे ले आते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इकट्ठा हो जाती है तब जाकर 20-25 मिनट का आपके पास जानकारी लेकर आते हैं। तो भाई साहब, इन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया था और उसी समय पर अमेरिका ने यह भी बताया था पब्लिकली कि हमने अपने सैनिक बचा लिए हैं। तो हमने अपनी पाठशाला पर इस जानकारी को आपके साथ साझा किया था। तो अब मैं आपको उसी जानकारी के पास लेकर चल रहा हूं जब 48 घंटे वाली बात थी। असल में क्या था, 4 अप्रैल को ये ट्रुथ करके हैंडल है इनका, मतलब सोशल मीडिया चैनल है। जैसे ट्विटर होता है, यानी इसको आप एक्स बोलते हैं, ऐसे ही ट्रंप ने अपना बना रखा है ट्विटर और उसका नाम ट्रुथ है। जैसे फेसबुक है, ऐसे ट्रंप का अपना एक सोशल मीडिया मतलब एप्लीकेशन है जिसका नाम ट्रुथ है। उस पर ट्रंप ने अपनी तरफ से सूचना दी 4 अप्रैल के दिन शाम 7:30 बजे कि मैं 48 घंटे के अंदर यदि ईरानियंस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो मैं नरक मचा दूंगा ईरान में। 48 घंटे का कैलकुलेशन क्या था, तो कैलकुलेशन ये था कि 6 तारीख के दिन अमेरिका द्वारा बताए हुए सीज फायर का ऑप्शन दिए हुए 10 दिन पूरे होने जा रहे थे। तो इन्होंने 4 तारीख को 6 तारीख का नाम लेते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। तो टेक्निकली आज आप 6 तारीख में हमें सुन रहे हैं, कल सुबह 7 बजे अगर इनकी बातों को माना जाए तो कल सुबह 7 बजे तक ईरान पर हमले हो जाने चाहिए थे, मंगलवार सुबह तक हमले हो जाने चाहिए थे, ठीक है। ये इनके अपडेट के हिसाब से 48 घंटे जोड़कर 48 घंटे पहले जोड़े गए तो अमेरिकी टाइम निकला, फिर उसमें हमने 11 घंटे और जोड़े तो इंडियन टाइम निकला, ठीक है साहब। इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, 48 घंटे 7:35, इसी 7:35 को अगर लिया जाए तो अगर हम इसमें 48 घंटे जोड़ते हैं तो ये बनता है 6 अप्रैल का 7:35 और उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में बदलते हैं तो 11 घंटे और अराउंड जुड़ते हैं तो ये बनकर आता है आपको मतलब 11:30 घंटे के आसपास का अंतर। तो ये 7 अप्रैल ट्यूसडे निकल कर आता है, यानी कि कल सुबह हमला होना प्रस्तावित था। अब साहब, जैसे कल सुबह हमला होना प्रस्तावित था, अब देखो मंडे को, मतलब टेक्निकली हम अभी अमेरिका का लेके चले तो 6 अप्रैल यानी कि मंडे के दिन हमला होना प्रस्तावित था, लेकिन इन्होंने अपने ट्वीट पे 5 अप्रैल को यानी कि कल अपने ट्वीट पर ट्यूसडे वर्ड मेंशन कर दिया और ट्यूसडे वर्ड मेंशन करते हुए 24 घंटे ऐड कर दिए, यानी कि जो काम इनको टेक्निकली 6 तारीख को कर देना था वो उसे 7 तारीख के लिए पोस्टपोन कर गए। 5 तारीख के दिन उन्होंने ये बात मेंशन करी। लोगों को एक बार के लिए लगा कि ट्रंप कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी पता चली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ट्यूसडे को इन्होंने पावर प्लांट डे अनाउंस कर दिया और कहा कि या तो खोल दो, नहीं तो फिर वही एफ वर्ड और बी वर्ड यूज करके इन्होंने भला बुरा ईरान के बारे में कहा। 2 बातें बड़े अच्छे से स्थापित हो रही थी, बार बार धमकी देना, 48 घंटे की धमकी, फिर 24 घंटे और ऐड कर देना, खोल दो नहीं तो बहुत बुरा कर दूंगा, खोल दो नहीं तो बहुत बुरा कर दूंगा, और फिर बीच में यह कह देना मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले जाने, मुझे क्या लेना देना। ये सारी घटनाएं चल रही थी। अब चर्चा निकल कर आई कि ट्रंप ने ये बातें पावर प्लांट डे के बारे में जो कही, इस पर प्रतिक्रिया क्या आई। मेरे प्यारे साथियों, हैप्पी ईस्टर के दिन यानी कि कल ईस्टर था, उस दिन ट्रंप ने जिस तरह की बातें की, इससे अमेरिकी लोग बेहद नाराज हुए। लोगों ने इस बात पर अपनी सबसे पहले तो प्रतिक्रिया दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए बवाल नहीं है, आपकी भाषा की मर्यादा है।
आप इस तरह की बातें लिख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति होकर कि आपके खिलाफ महाभियोग चलाए जाने का कंटेंट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि यह माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पागल हो गया है, यानी कि उसका दिमाग सही नहीं है, तो उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। तुम्हारी हरकतें पागलों वाली हो गई हैं। इस तरह से लोगों ने इन्हें उठा उठा करके कि साहब ये अब हटाए जाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑफिस से हटाए जाने लायक पर्याप्त मटेरियल दे चुके हैं, ये पागल हो चुके हैं। और इस बात को CNN नाम के एक अमेरिकी चैनल ने बहुत बखूबी उठाते हुए कहा, और ये पत्रकार की जो भाषा की मर्यादा थी, जिसमें उन्होंने अपनी बातें रखते हुए कहा कि ट्रंप ने जो बातें कही उन बातों को बच्चे ना सुने, और ये बात बोलते हुए निकल गए कि अगर बच्चे ये देख रहे हैं तो कृपया करके सूचित रहें कि प्रेसिडेंट डिडंट यूज पोलाइट लैंग्वेज, कि उन्होंने भद्रता का परिचय नहीं दिया है। इन्होंने बकायदा इस बात का, और ट्रंप CNN के बेहद खिलाफ है, और CNN को वो झूठा मीडिया कहते हैं। वास्तविकता में CNN को ही परमिशन मिली हुई है ईरान में ग्राउंड रिपोर्ट करने की, और CNN के खिलाफ ट्रंप मतलब भर भर के बोलते हैं। ट्रंप की जो आजकल फुटेज आती है एक्सक्लूसिवली, वो फॉक्स के पास आती हैं, अमेरिका का एक और मीडिया हाउस है। खैर, तो इस तरह से इन्होंने अपनी बातें रखी, तो खूब सारे अमेरिकियों ने इन्हें अपने अपने स्तर पर भला बुरा कहना शुरू किया कि साहब ये तो इन्होंने हद ही कर दी है। मतलब ये एक तरह से दिखाता है कि ट्रंप कितना डेस्परेटली ये चाहते हैं, और ये अगर ऐसी स्थिति में रहे तो वाकई में अब इन्हें पद पर ही हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। उन्होंने कल रात होते होते फिर से लिख दिया ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम, यानी कि ये बताने का प्रयास कि पहले 48 घंटे तुम्हारे मंडे को पूरे हो रहे थे, अब मैं ट्यूसडे को कर रहा हूं और फिर तुम्हारे साथ कुछ करूंगा। इस बीच में आज रात 10 बजे, ये 6 अप्रैल 1 PM के हिसाब से बात हो रही है, तो वही 11 घंटे के अराउंड रात को लगभग 10:30 बजे अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा अपने ऑफिस के साथ एक न्यूज कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो हो सकता है कि उसमें वो अपनी तरफ से कोई बात रखें। इन बातों में ये अपनी तरफ से डींगे हाँक सकते हैं कि इन्होंने पायलट्स को कैसे बचाया, ये इनके दुनिया के सामने प्रेशर टैक्टिक रख सकते हैं कि हमने ईरान को बिल्कुल तबाह कर दिया है, हमने उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिए हैं, और अब ईरान हमसे बातचीत के लिए मरा जा रहा है। बातचीत की कहानी क्या है कि इस पूरे की पूरे प्रेशर टैक्टिक के पीछे पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की लगे हुए हैं कि कैसे ना कैसे करके इसे सीज फायर में कन्वर्ट करा लिया जाए। चर्चा है हलकों में कि 45 दिन के सीज फायर के अनाउंसमेंट की सूचना मिल सकती है। हो सकता है कि ट्रंप आज रात को आए तो ये कह दें कि ईरान खुद 45 दिन के लिए तैयार हो गया है। आप कहेंगे कि ईरान तो इनके मजे ले रहा है, तैयार कैसे हो गया? और ये ट्रंप जिस तरह की भाषा का प्रयास कर रहे हैं, ईरान तो तैयार ही नहीं हो सकता। इसके पीछे की भी गणित है, और उसको मैं आपको आज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुखिया के बयान से सुनाऊंगा कि ईरान तैयार होने के पीछे संभावनाएं क्या है, वो भी हम लेकर चलेंगे। खैर, इस बीच में जब इन्होंने इस तरह की बातें लिखी तो साथ में ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई वो भी जान लीजिए। ट्रंप जब ये धमकाते चले जा रहे थे तो देखो, ईरान भी जानता है कि इस तरह की धमकियां बहुत ज्यादा काम आने वाली तो नहीं है, लेकिन वो भी अपने हिस्से की पूरी मेहनत करता है। इन्होंने अपना टाइम दिया तो ईरान वालों ने अपना टाइम दिया। ईरान वालों ने साफ कहा कि सर, अगर आपको 1% भी गलतफहमी है कि आप हमारे साथ कुछ बड़ा बुरा कर दोगे तो हम आपको अब एक और प्लस में पहलू देते हैं। पहला, अब तक टेंशन थी कि हम आपके पश्चिमी एशिया के देशों को तबाह करते, अब हम एक बात और ऐड कर रहे हैं कि जो बाबे मंडल करके जो आपकी स्ट्रेट है, अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पकड़ के बैठे थे हम, अब हम आपको दूसरी स्ट्रेट की धमकी देते हैं। अब अरब सागर से स्वेज कैनाल को जोड़ने के लिए या लाल सागर को जोड़ने के लिए जो बाबे मंडल करके स्ट्रेट है जो यमन के किनारे से होकर निकलती है, हम वहां से भी नहीं निकलने देंगे अगर हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास हुआ। ईरान ने साफ साफ समुद्री रास्तों को निशाना बनाने के लिए बाब अल मंडेब करके जो इनकी वो कैनाल है, वो सॉरी स्ट्रेट है, उसके लिए इन्हें धमका दिया और साफ साफ कहा कि अगर आपने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया तो आप इसके घातक परिणाम भुगतेंगे। वर्ल्ड में अभी 20% ही ट्रांजिट अटका है, अब ये बढ़कर 30% हो जाएगा। और ये अपनी तरफ से बाहर निकलकर इन्होंने बढ़िया अमेरिका को अपनी तरफ से हूल दे दिए। साथियों देखो, ये तो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि पर्शियन खाड़ी को इस मतलब अपने अरब सागर से जोड़ती है। इसको अभी ईरान ने पूरी तरह कंट्रोल किया हुआ है। कोई जहाज निकलता है गोला मार देता है। जहाजों ने निकलना रोक दिया, क्योंकि दिक्कत यह नहीं है कि जहाजों के पास क्षमताएं नहीं है या दुनिया के देशों के पास ताकत नहीं है, लेकिन जो वो लेकर जा रहे हैं वो बड़ा इन्फ्लेमेबल आइटम है, उसमें आग लगते ही सारा खेल खराब हो जाएगा। ऐसे में यहां से होकर के माल जाना बंद हुआ। इसके बाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक विकल्प निकल कर आया था, बाबे मंडल। हालांकि विकल्प नहीं था, अगर आपको स्वेज कैनाल, देखिए ये लाल सागर है, यहां पर स्वेज कैनाल है, ये गल्फ ऑफ अकाबा है।
स्वेज कैनाल मतलब इससे अगर आप निकलते हो यहां से तो फिर आप भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी में चले जाते हो, मेडिटेरेनियन सी से ही आप यूरोप में एंट्री करते हो। तो असल में यूरोप जाने का जो पूरा रास्ता है, इस रास्ते से लगभग 10% ट्रेड होता है तेल का। तो आप इसे ऐसे समझिए, देखिए ये भूमध्य सागर है जिसमें इटली, ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस जैसे देश जुड़े हुए हैं। इन्हें अगर भारत से व्यापार करना होता है तो एकमात्र यही रूट है जिसके थ्रू व्यापार होता है। यहां से 10% ग्लोबल जो व्यापार है उसका 10% यहां से होता है। लगभग 60 से 70 लाख बैरल तेल यहां से आवाजाही होती है। स्वेज कैनाल के जरिए ही यूरोप एशिया से कनेक्ट करता है। ये रहा यूरोप और अपन बैठे एशिया में, तो यह यहीं से होकर आता है। इसको इन्होंने टारगेट बनाने की बात कर दी। क्या ये बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। कैसे? असल में ईरान जब यहां से नीचे उतर के डियागो गार्सिया तक गोला फेंक सकता है तो ईरान के द्वारा यहां पर गोला फेंकना बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। क्या ईरान इतना प्रिसाइज जगह अटैक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहां पर कोई आयरन डोम या फिर पेट्रियट मिसाइल नहीं खड़ी है। वो तो यहां जाते हुए जहाजों को निशाना खुद से भी बना सकता है। और इस यमन नामक देश में ईरान के सिंपैथाइजर प्रॉक्सीज बैठते हैं हूती नाम से। उन हूतियों को कहा जा सकता है कि आप यहां पर गोला बरसाएं। तो एक प्रकार से यह बात होती दिख रही है। और क्या इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल है, क्योंकि यदि यह रास्ता बंद होता है तो फिर ट्रेड के लिए एक ही रास्ता बचेगा और वो ये है कि यूरोप के देशों को रोटरडैम नीदरलैंड वाले रास्ते से होकर केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका होते हुए लौटना पड़ेगा, जो कि कम से कम यात्रा के दिनों में 9 दिन की वृद्धि कर देंगे। और नॉटिकल माइल्स में बात करी जाए तो 3,500 समुद्री मील यात्रा के लिए बढ़ जाएंगे, तब जाकर यात्रा हो पाएगी। यानी दुनिया के ऊपर बहुत सा संकट आ जाएगा। क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि यमन के हूतियों ने 2 तारीख के दिन ही कह दिया था कि हम अब बाबे मंडल पर हमले करने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर ये तो हुआ एक एपिसोड। ट्रंप जब धमका रहे थे उसी बीच में आप इस वीडियो को देखें जिसके बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। ये है मुज्तबा खमनेई और ये जा रहे हैं वॉर रूम के अंदर। और ये जो वॉर रूम में जहां जा रहे हैं, इस वीडियो को ईरान ने पब्लिश किया है। और ये जिस जगह जा रहे हैं वो है डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर। डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए मुज्तबा खमनेई को जाते हुए दिखाया गया है। 2 बातें इस वीडियो में साफ थी। पहला, मुज्तबा खमनेई बहुत लंबे समय बाद विजिबल हुए हैं, जो दर्शाता है कि ईरान ने अब अपने उस छुपे सिक्के को चल दिया है। ट्रंप जिसको लेकर मान रहे थे कि ये बचे नहीं, वो जिंदा है और जिंदा होकर के अब वो डिमोना न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। ये डिमोना की क्या कहानी है? असल में डिमोना जो है ना वो इजराइल के अंदर। इजराइल कहाँ है? देखो मैप को अगर आप समझते हो ना तो देखो ये स्वेज कैनाल अपन चल रहे थे, इधर गल्फ ऑफ अकाबा करके जगह है। इसके साथ में इजराइल का एक छोटा सा कोना जुड़ा हुआ है जिसे नागेव डेजर्ट कहते हैं। उस नागेव डेजर्ट के अंदर जैसे भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, ऐसे ही इजराइल के द्वारा नागेव डेजर्ट के अंदर अपना डिमोना नामक शहर में अपना एक वो बना रखा है, न्यूक्लियर रिएक्टर बना रखा है, नाभिकीय रिएक्टर, जहां से नाभिकीय बिजली उत्पन्न करता है, पावर उत्पन्न करता है। लेकिन उस रिएक्टर से वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाता है, इस तरह की जानकारी है। तो अब इसको ऐसे समझिए, ये इजराइल रहा और इसके अंदर ये डिमोना रहा। ये गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू कनेक्टेड है और इजराइल के इसी डिमोना को इजराइल ने सबसे ज्यादा सुरक्षित रखा हुआ है। क्या इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है? देखिए, भारत की तरह इजराइल ने भी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसका मतलब है कि हम परमाणु बम रखेंगे तो भी किसी को बताएंगे नहीं। भारत ने हालांकि बताया है, इजराइल ने आज तक किसी को नहीं बताया। लेकिन जानकार सूत्रों का मानना है कि इजराइल के पास लगभग 200 परमाणु बम हैं। अब ये जानकार सूत्र कहां से आ गए? असल में जब कोई जानकारी कोई देश नहीं देता तो खुफिया तरीके से बाहर निकाली जाती है। तो संडे टाइम्स नाम के न्यूज चैनल ने इजराइल के ही एक आदमी को, यहीं काम करने वाले आदमी को निकाल लिया, उससे सारे इंटरव्यू लिए और उस इंटरव्यू के बाद जानकारी और तस्वीरें बाहर निकालकर दुनिया के सामने पब्लिक कर दी। और उस पब्लिक हुई दुनिया के बाद में फिर ये चर्चा बाद में निकलकर बाहर आई कि इजराइल ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए हैं। कुल मिलाकर इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और यही सबसे बड़ी दिक्कत इस आसपास के देशों को है कि वो यहां पर हमले कर सकते हैं। तो इस डिमोना को अब ईरान ट्राई कर रहा। अब थोड़ा डिमोना के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। ये वो जगह है जिस जगह पर शिमोन पेरेव नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र उपस्थित है। यहां पर मल्टी लेवल सुरक्षा है। ऐसी सुरक्षा है कि यहां पर इजराइल के भी हवाई जहाज उड़कर इसके ऊपर से नहीं जा सकते, सैन्य विमान भी नहीं जा सकते। केवल जिनका पर्पस है वो इसके क्षेत्र के ऊपर से निकल सकते हैं। यानी कि ये एरिया 51 की तरह जैसे अमेरिका के अंदर है, वैसे इस क्षेत्र पे ऊपर से उड़कर जाना मना है। डिमोना का हवाई क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक माना जाता है। दुनिया की कोई इंटरनेशनल फ्लाइट इसके ऊपर से नहीं निकल सकती। ये पूरी तरह डेजर्ट में है और कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये तस्वीरें जिस तरह से आपको ब्लर दिख रही हैं, समझिए कि इसको खींचने के लिए भी न जाने कितने मतलब मल्टीपल टाइम्स पिक्सल का यूज किया गया होगा इसको खींचने के लिए। ठीक है साहब,
इस डिमोना के बारे में अब थोड़ी सी जानकारी जान लीजिए। मैं इसके बारे में एक मैप भी लाया था, आप उसको मैप पर भी देख सकते हैं। आप देखिए ये पूरा डेजर्ट एरिया है और इस डेजर्ट के अंदर ये डेजर्ट के टीले हैं और इन्हीं टीलों के बीच में कहीं डिमोना आपको दिखाई पड़ जाएगा। यानी कि वैसे तो आप मैप पर भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं इसको, लेकिन ये इस तरह से विजिबल हो जाएगा। ये मैं आपको गूगल अर्थ पर करते हुए इस चीज को दिखा रहा हूं। ठीक है साहब, इसका इतिहास पता चलता है कि इजराइल ने 1952 में एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया था जो कि नागेव डेजर्ट के अंदर फॉस्फेट से यूरेनियम निकालने का प्रयास कर रहा था। ठीक है साहब, 1960 के अंदर इजराइल के प्रधानमंत्री हुआ करते थे डेविड बेन गुरियन। उन्होंने परमाणु अनुसंधान केंद्र को बनाने के लिए कहा था कि हम शांतिपूर्ण गतिविधियों के लिए बनाना चाहते हैं। ये एक तस्वीर थी जो अमेरिकी निरीक्षकों के द्वारा यहां पर से निकाली गई थी जासूसी उपकरणों के माध्यम से, U-2 जासूसी विमानों के माध्यम से इस तस्वीर को निकालकर बताया गया था कि ये कुछ ना कुछ यहां पर बना रहे हैं। ये संडे टाइम्स नाम का अखबार है जिसने रिवील किया था 1986 के अंदर कि द सीक्रेट ऑफ इजराइल्स न्यूक्लियर आर्सेनल, कुछ इस तरह की तस्वीरें निकली थी। अंडरग्राउंड में इन्होंने ऐसी चीज निकाली थी, फर्स्ट टाइम इन डिटेल इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांट इज बिल्ट बीनीथ नेगेव डेजर्ट, बोले सीक्रेटली यहां पर बनाया जा रहा है। तो गुरियन नाम के प्रधानमंत्री के द्वारा यह किया गया था। अब यह जानकारी कहां से बाहर निकली थी? असल में जो संडे टाइम्स नाम का जो अखबार है इसने इजराइल के ही एक व्यक्ति को अपने बस में कर लिया था। उस व्यक्ति ने इन तक ये सारी की सारी जानकारियां पहुंचाई थी। उस व्यक्ति ने जिन्होंने इस तक जानकारी पहुंचाई थी वो व्यक्ति इजराइल के द्वारा वापस ब्रिटेन से अपने देश ले जाया गया गुप्त तरीके से, और उस व्यक्ति को ले जाकर के उसे मतलब उम्र कैद की सजा दी गई थी। इससे यह पता चल गया था कि इजराइल इस साक्ष्य को छुपाना चाह रहा था और उसने छुपाने के लिए जिस व्यक्ति ने यह जानकारी बाहर निकाल कर दी थी उस तक को पनिशमेंट दिया, जो दर्शाता है कि इस व्यक्ति को जो मतलब जिसने ये सारी जानकारियां निकाल कर दी थी उसको देशद्रोह का मुकदमा चलाकर 18 साल तक की सजा चलाई गई थी। तो यह दर्शाता है कि इजराइल परमाणु बम की जानकारी रखता है, परमाणु बम विकसित कर चुका है, और इन विशेषज्ञों को मतलब जिस तरह से ये चीजें बना रहा है उनको बनाने के पीछे इसकी जो भी स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी अब दुनिया को पता चल गई थी। अब बात आती है क्या वर्ल्ड ने इसके ऊपर कभी रिएक्ट नहीं किया? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसने इस बारे में जनता के सामने बात निकाली कि भाई वानुनु नाम का जो ये व्यक्ति था जिसने जानकारी सीक्रेट लीक की है उसको अगर हम सही मानते हैं तो इजराइल अगर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रखता है तो एक बार के लिए हमें उस डेजर्ट में आकर के उसे चेक करने दे। इजराइल ने उसे चेक करने से इनकार कर दिया। उस वानुनु नाम के व्यक्ति ने बकायदा ये तस्वीरें निकाली थी जिसमें पता चला था कि न्यूक्लियर बॉम्ब किस तरीके से कैसे कैसेट्स के अंदर बम बंद है। इस सारी जानकारियां बाहर निकली, लेकिन इजराइल नहीं माना। 2004 में मोहम्मद अल बारदेई IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के महानिदेशक बनते हैं। वो इजराइल से कहते हैं कि भाई ये गलत बात है कि परमाणु बम होगा तो तुम सुरक्षित रहोगे, तुम आसपास के लोगों में डर पैदा कर रहे हो, हमें वहां पर आकर चेक करने दो। इजराइल ने साफ मना कर दिया। कुल मिलाकर अब पूरी दुनिया में ये स्थापित है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और ये न्यूक्लियर बॉम्ब ही अब इन दोनों की असल ताकत है जिसका इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं, मतलब डर का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। ईरान के द्वारा इस पूरे विषय पर कंप्लीट तैयारियां हैं। क्या ईरान भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की स्थिति में है? इस पर असल में जानकारी बाहर निकल कर आई, लेकिन उससे पहले जब ट्रंप ने अपने द्वारा समय मतलब आगे सरकाया तो भाई साहब उनका पूरी तरह से प्रतिक्रिया होने लगी। लोग उनको छेड़ने लगे, चिल्लाने लगे कि साहब, जैसे ट्रंप बोला गाली दे करके कि साहब रास्ता खोल दो नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर मतलब हेल बरपा दूंगा, तो ईरान की तरफ से मैसेज आता है सर हमसे वो चाबी खो गई क्योंकि हमने ताला मार रखा था उस पर। किसी ने रखा सर हमने फ्लावर पॉट के नीचे चाबी रखी थी सर वो खो गई सर। ट्रंप के बारे में कुछ इस तरह से ईरानियों ने मजे लिए कि साहब ट्रंप के गले में अटक गया है ईरान, अब उससे निकला नहीं जा रहा है। फिर तस्वीरें निकल कर आई कि देखो तुम्हारे हेलीकॉप्टर ऐसे फोड़े थे हमने, आओगे तो तुम्हारा ये हाल बना देंगे। लोगों ने खूब सारे इनके मजे लिए, बोले IRGA अब तैयारी कर रहा है कि एक बार तुम अंदर आ जाओ हम तुम्हारे ऊपर मिसाइल दाग देंगे। खूब सारे मीम भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पर कि ट्रंप के जितनी भी बातें हैं उनका कोई औचित्य नहीं है। हद तो ये हुई कि ईरान की एम्बेसी जो जिम्बाब्वे में है उसने तो ये तक लिख दिया कि सर थोड़ा टाइम चेंज करके देख लो ना, 8 PM पे मजा नहीं आ रहा है, 1 या 2 PM करके देख लो या 1 या 2 AM के आसपास करके देख लो। ये बताने का प्रयास था कि ईरान इनके ऊपर कोई असर मतलब अमेरिका ईरान पर कोई असर नहीं डाल पा रहा है। इस बात को जब IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी से पूछा गया, हालांकि ये 18 मार्च का इंटरव्यू है, अभी हाल ही में हाईलाइट हुआ है, जिसमें ये पता चलता है कि ईरान ने
जो एनरिच्ड यूरेनियम बचाकर रखा हुआ है इस्फहान नाम के शहर पर, जिस पर लगातार अमेरिका हमले कर रहा है, उसका एनरिचमेंट पहले तक 60% रिपोर्टेड था। इनका मानना है कि वो 70% तक भी एनरिच हो सकता है और उस एनरिचमेंट को बढ़ाकर मिलिट्री ग्रेड तक पहुंचाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे वॉर टाइम में 1 महीने से जो ईरान युद्ध लड़ रहा है, अगर उसे 90% से ज्यादा एनरिच कर ले गया तो वो अपने आप में एक न्यूक्लियर बॉम्ब लायक मटेरियल होगा। अगर वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब लायक मटेरियल होगा तो ऐसे में वो हो सकता है, इस बारे में ये संदेह व्यक्त कर रहे हैं। क्यों ऐसी बातें हो रही हैं? असल में ईरान ने धमकाते हुए ट्रंप को यह कहा था कि आपके लिए हमने सरप्राइज बचा कर रखा है। वो सरप्राइज क्या हो सकता है? सरप्राइज में उम्मीद की जा रही है कि ईरान ने अपनी तरफ से बम बना लिया हो और उसी के कारण से अब ये मुज्तबा खमनेई बाहर निकल कर आए हो कि ये सब चर्चाएं हैं कि जब इतना धमकाओगे हमें कि हम तुम्हारा ये नुकसान कर देंगे तो हम तुम्हारे लिए तैयार हैं और हम भी न्यूक्लियर बम की तैयारी में लेकर बैठे हैं। लेकिन इस पूरे वॉर गेम में जो ये एक दूसरे को धमकाने का प्रयास चल रहा है, एक खबर निकलते हुए ये भी आती है कि ईरान के मीडिएटर्स लास्ट टाइम तक 45 दिन के सीज फायर की बातों में लगे हैं और इसमें पाकिस्तान बहुत तेजी से लगा हुआ है। इस्लामाबाद अकॉर्ड कराने के प्रयास में है और उसका प्रयास है कि कैसे ना कैसे करके अगर ये एक दूसरे को धमकाते हुए नहीं रुकते हैं, इनके बीच में सीज फायर कराया जाए 45 दिन का। इस बात को भी ट्रंप तक पहुंचाया जा रहा है। तो कहा गया कि जो ट्रंप 24 घंटे के लिए सरके ना, उसके पीछे पाकिस्तान का वो प्रयास है जिसमें वो सीज फायर कराने की कोशिशें कर रहा है, तुर्की और उसके साथ मिलकर के, तुर्की, सऊदी और इजिप्ट के साथ मिलकर के। ये सारे के सारे वॉर अपडेट हैं साथियों। इस बीच में अमेरिका फ्रस्ट्रेट होकर के, समझिए कि जैसे अपने देश में आईआईटीज हैं, ऐसे ही तेहरान के अंदर, तेहरान का एक मेडिकल कॉलेज, इसका नाम है इंजीनियरिंग कॉलेज, इसका नाम है शरीफ यूनिवर्सिटी। कहा जाता है कि ये ईरान का MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इतने बढ़िया इंजीनियर इसने दिए हैं कि यहां से निकले हुए इंजीनियर अमेरिका की कंपनियों में भी काम करते हैं। लेकिन अमेरिका ने जल भुनकर या इजराइल ने जन भूलकर इस यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। कारण क्या रहा होगा? कारण यह रहा होगा यहीं के इंजीनियर्स ने निकलकर वो तकनीक बनाई होगी जो अमेरिका के F-15 फाइटर जेट को फोड़ दी। वो तकनीक बनाई होगी जिसने फाइटर जेट की हीट को पकड़ करके उस पर गोला मार दिया। तो जहां से विज्ञान पैदा हो रहा है उसे वैसे ही बर्बाद किया गया जैसे कभी विदेशी आक्रांताओं ने भारत का नालंदा बर्बाद किया था। बिल्कुल वैसे ही यहां पर बर्बादी के असर देखने को मिले। खैर साहब, ये शरीफ यूनिवर्सिटी तोड़ने का भी अमेरिका में विरोध हुआ कि ये नहीं करना चाहिए था। एनीवे, अब जो भी है, 48 घंटे का इंतजार हो रहा है। 48 घंटे बुधवार अपने हिसाब से सुबह सुबह होंगे। ट्रंप के लिए वैसे सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। ट्रंप रात को 10 बजे सूचित करेंगे, जो भी सूचनाएं देंगे कल मैं आपके सामने उनका डिटेल सेशन लेकर आऊंगा। इन बिटवीन अगर आपको कोई भी जानकारी का अपडेट चाहिए तो आप ट्विटर का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, आप वहां जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही कोई अपडेट आएंगे आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।